Hello students, I am again back with part 4 of chapter number 7, National Movement 1919 to 1934. Students, I hope you all have seen part 1, part 2, part 3 of this chapter. If not, do watch it. बेटा कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि जो डिलीटेड पोर्शन है उसका भी वीडियो बन गया है, तो बेटा आप लोग स्किप करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। जो पार्ट डिलीटेड है उसको छोड़ दो, स्किप कर दो और आके देख लो, क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था कि कुछ पार्ट डिलीटेड है। बेटा हम लोग पार्ट 3 में यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन से। क्या था साइमन कमीशन, क्यों आया, इसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा। देखो साइमन कमीशन आया था इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर है नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1919 में वो किस तरीके से काम कर रहा है। साथ ही इसे साइमन कमीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसको जो हेड कर रहे थे, जो व्यक्ति इसे हेड कर रहा था उसका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, साइमन कमीशन। अब हम पर्पस पढ़ेंगे क्या था इस कमीशन का। तो ये जो कमीशन थी इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सर जॉन साइमन। ठीक है, और ये कब अपॉइंट हुए थे, 1927 में। और क्यों अपॉइंट हुए थे, टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। 1919 का जो एक्ट था उसके काम काज कैसे चल रहे हैं, सब कुछ बराबर है नहीं है, इसकी इंक्वायरी के लिए सर जॉन साइमन को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। और किस ईयर में अपॉइंट किया, 1927 में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें 7 मेंबर थे और सातों के सातों कौन थे, ब्रिटिश थे। मज़े की बात मैं क्यों बोल रही हूँ, आप इंडिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर देखने आ रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे काम कर रहा है कैसे काम नहीं कर रहा है, इसको आपको इंक्वायर करना है। और इस कमेटी में एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, इस कमीशन में, साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। तो सोचो क्या ये कमीशन प्रॉपर अपनी रिपोर्ट बना पाएगी, बिल्कुल नहीं बना पाएगी, है ना। ये हमारे पर्सपेक्टिव को जान ही नहीं पाएगी। तो इसमें 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे ब्रिटिश थे। इसीलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंडिया में उन सब ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। ऑल पार्टीज़ इन इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ऑल ब्रिटिश कंपोजिशन ऑफ द कमीशन। और भले वो कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, सब साइमन कमीशन के अगेंस्ट में क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी भाई, उनका कहना ये था 7 लोग हैं, सातों के सातों ब्रिटिश हैं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिएक्शन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। अब हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के अगेंस्ट में क्या रिएक्शन आया। तो जो साइमन कमीशन थी वो मुंबई आती है। कब आती है, 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया में मुंबई में लैंड कर जाते हैं। इस दिन पूरी कंट्री में हो रहे होते हैं स्ट्राइक्स, हड़ताल, हॉस्टाइल डेमॉन्स्ट्रेशंस। देखो स्ट्राइक्स हड़ताल हो रही हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हॉस्टाइल डेमॉन्स्ट्रेशन भी हो रहे हैं, मतलब जो डेमॉन्स्ट्रेटर्स थे, जो व्यक्ति थे, वो मारा पीटी करने पर भी आ जाते हैं। ठीक है, और जो पूरी कंट्री थी उसमें एक ही स्लोगन गूंज रहा था, साइमन गो बैक, साइमन हाय हाय गो बैक साइमन। सारे लोग चिल्ला रहे थे। क्यों चिल्ला रहे थे, 7 मेंबर आ रहे हैं, सातों के सातों अंग्रेज हैं, क्या ही इंक्वायर करेंगे, क्यों बनाया ये कमीशन, बनाया तो एक दो इंडियन उसमें रख दो। तो ये स्लोगन पूरे भारत में गूंज रहे थे। बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, डेमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे। एक प्रोटेस्ट लाहौर में भी हो रहा था 30 अक्टूबर 1928 को, जिसने थोड़ा सा सीरियस टर्न ले लिया। सीरियस टर्न ऐसे ले लिया कि देखो इंटेंसिटी पे बेस करता है। कई बार सिर्फ हमने बोल दिया साइमन गो बैक साइमन, कोई लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे साइमन गो बैक साइमन, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही लाहौर में एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा था। कब हो रहा था, 30 अक्टूबर 1928 को। वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। उसमें क्या होता है बेटा, जो लाला लाजपत राय होते हैं उनको ब्रिटिश सर्जेंट, मतलब जो शोल्डर्स वगैरह होते हैं, जो पुलिस होती है ब्रिटिशर्स की साइड से, वो लाला लाजपत राय को इतना मार देती है कि लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ठीक है, इतनी सीवियर इंजरी उनको होती है कि वो कभी उन सीवियर इंजरी से रिकवर ही नहीं कर पाते हैं और डेथ हो जाती है। तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें किस प्रोमिनेंट लीडर की डेथ हुई, लाला लाजपत राय। इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। ये इतनी सीवियरली इंजर्ड हो गए कि फिर कभी रिकवर नहीं कर पाए। और 17 नवंबर
1928 को इनकी हो जाती है डेथ। 30 अक्टूबर को इनकी पड़ती है लाठियाँ, ठीक है। 30 अक्टूबर को जो प्रोटेस्ट हुए लाहौर में, उसमें उनको पड़ती हैं जोरदार लाठियाँ। तो बेचारे 17 दिन मुश्किल सर्वाइव कर जाते हैं और 17 तारीख को हो जाती है इनकी डेथ। और इनकी डेथ हो जाने से आप लोग सोचो कैसा एनवायरनमेंट हो गया होगा, कैसा माहौल बन गया होगा वहाँ पर। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था लोगों के लिए ये सहन कर पाना कि भाई एक हमारा इतना प्रोमिनेंट लीडर मार दिया गया, इतनी ब्रुटैलिटी के साथ उसकी डेथ होती है, तो गलत है। और पूरी कंट्री में शॉक वेव्स आ जाती हैं, ठीक है, सबको झटका लगता है। पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असॉल्ट, लाला जी के ऊपर लाठियाँ किसने बरसाई थी? सॉन्डर्स, ठीक है। 3 बातें याद रखना कि साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्ट जो लाहौर में हुए उन्होंने सीरियस टर्न लिया। 30 अक्टूबर की बात है, उस दिन लाला लाजपत राय पे लाठियाँ बरसाई गई। लाठियाँ बरसाने वाला जो पुलिस ऑफिसर था वो कौन था? सॉन्डर्स। वो रिस्पॉन्सिबल था, उसने ही लाला जी को मारा, लाला लाजपत राय को मारा मारा मारा। इसे बाद में गोली मार दी गई। गोली मारने वाले कौन थे? हमारे अपने रिवोल्यूशनरीज भगत सिंह और राजगुरु। भगत सिंह और राजगुरु ने टारगेट बनाया था कि जो अंग्रेज कहीं ना कहीं किसी मैटर में इन्वॉल्व है, अननेसेसरी इन्होंने इंडियंस को परेशान किया, उस सबको मारना है। तो सॉन्डर्स को मारा किसने? भगत सिंह ने और राजगुरु ने। समझ में आ गई बात? अब साइमन कमीशन किसी के रोके से रुका नहीं। Although 7 members were there, all were Britishers, we have protested, लाला लाजपत राय died, तो साइमन कमीशन अपना काम करके गई। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1930 को, ठीक है। 4 मेजर रिकमेंडेशंस दी उसने। पहली रिकमेंडेशन थी डायर की शुड बी गिवन अप। बेटा जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, है ना, डायर की जो चल रही थी, उसे ख़त्म करने की बात की। एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी एनलार्ज, और ये कहा गया कि डायर की ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसको बंद कर दो और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा सा बढ़ा दो, एनलार्ज कर दो। साथ ही साथ ये बोल रहे थे एक फेडरेशन बना दो जो रिप्रेजेंट करे दोनों को ही, ब्रिटिश इंडिया को भी और प्रिंसली स्टेट्स को भी, ठीक है। एक फेडरेशन बनेगा जिसमें रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट्स के भी होंगे और ब्रिटिश इंडिया के भी होंगे। तीसरा, यहाँ पर ये बात कही जा रही थी कि जो वाइसरॉय है ये तो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है ना इंडिया में, तो इसकी कहीं पर भी इलेक्टेड लेजिस्लेचर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ब्रिटिश क्राउन और उसका रिप्रेजेंटेटिव वाइसरॉय, ठीक है। तो भाई ये कहा गया, ये स्टेट किया गया साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन में कि जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कैबिनेट है, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। लेजिस्लेचर को वाइसरॉय कोई जवाब नहीं देगा। चौथी रिकमेंडेशन ये थी कि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द मुस्लिम्स उससे कंटिन्यू रहना चाहिए। और बेटा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था मुस्लिम्स को वो कंटिन्यू रहेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं चारों रिकमेंडेशंस। पहली रिकमेंडेशन थी डायर की ख़त्म हो और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा सा बड़ा किया जाए, एनलार्ज किया जाए। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट कह रहा था कि एक फेडरेशन बनाया जाए और उस फेडरेशन में प्रिंसली स्टेट्स के, ब्रिटिश इंडिया के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हों। एक ऐसा फेडरेशन हो जो रिप्रेजेंट करे दोनों को ही, ब्रिटिश इंडिया को भी और प्रिंसली स्टेट्स को भी। और ये बहुत ज़ोर दे के कहा गया कि भाई ये जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कैबिनेट है, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेचर के लिए। भले ही कितना ही पॉपुलर वोट से लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग चुन के आए हों, वाइसरॉय उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मुस्लिम्स को जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था उसे कंटिन्यू रखा गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स वॉज कंटिन्यू। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन सब ने इस रिपोर्ट को कंडेम किया, कहा कि पहली बात तो ये पार्शियल है और दूसरी बात ये इनएडिकेट है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस टाइम इंडिया में थी उन सभी ने इस रिकमेंडेशन, ये जो रिकमेंडेशन 4 रिकमेंडेशंस थी इस रिपोर्ट को दोनों को ही क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि ये पार्शियल है, इवन इनएडिकेट है, अपर्याप्त है। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे नेहरू की रिपोर्ट को। तो होता क्या है, 1928 में
ऑल पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। कहाँ होती है? मुंबई में होती है। कब होती है? मई 1928 को। मई 1928 को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ पर? मुंबई में। इस कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी को अपॉइंट किया जाता है और उस कमेटी का जो हेड बनाया जाता है वो किसको बना दिया जाता है? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू कौन है बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो कि मई 1928 में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ पर? मुंबई में। ये कॉन्फ्रेंस एक कमेटी बनाती है जिसका चेयरमैन, जिसका हेड किसको चुन लेती है? पंडित मोतीलाल नेहरू को। पंडित मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पापा हैं, ठीक है। और इनसे कहती है, अब कमेटी में एक व्यक्ति तो नहीं होगा ना बेटा, सिंगल सोल की तो कमेटी नहीं बनती, बहुत सारे और भी मेंबर्स थे। इन मेंबर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। एक कमेटी बन गई, उसका चेयरमैन बन गए और उनके चेयरमैन को और उनके जो अदर मेंबर्स थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप चलो बनाओ क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। किसके लिए? इंडिया के लिए। अब मोतीलाल नेहरू लग जाते हैं बेटा अपने काम में, ठीक है। तो जो रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू उनकी पूरी कमेटी बनाती है वो रिकमेंड करता है, वो सजेस्ट करता है कि इंडिया क्या होना चाहिए? एक फेडरल सेटअप। फेडरल सेटअप का मतलब क्या होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरी कंट्री के लिए होगी, ठीक है। और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होगी जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगी, ठीक। कोई बात? केरला की अलग हो, कर्नाटका की अलग हो, महाराष्ट्र की अलग हो, मतलब जितने भी स्टेट्स हों उनकी अलग हो और एक पूरी कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो। इसी को क्या कहते हैं? फेडरल सेटअप। क्लियर है? तो इस रिपोर्ट की पहली रिकमेंडेशन, पहला सजेशन ये था कि इंडिया क्या रहेगा भविष्य में, फ्यूचर में? फेडरल सेटअप रहेगा। द लिंकिंग अप ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, सारे प्रिंसली स्टेट्स को लिंक कर दिए जाएंगे किसके साथ? ब्रिटिश इंडिया के साथ, ठीक है। लगभग 500 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थे। तो नेहरू की रिपोर्ट क्या आती थी, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट क्या आती थी कि सारे प्रिंसली स्टेट्स को हम किसके साथ कंबाइन कर देंगे? लिंक कर देंगे ब्रिटिश इंडिया के साथ, मतलब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के साथ। दूसरा जो सजेशन दिया वो ये था कि जॉइंट इलेक्टोरेट हो, ठीक है, विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जहाँ सीट्स का रिजर्वेशन हो माइनॉरिटीज़ के लिए। लेगिस्लेचर में माइनॉरिटीज़ के लिए प्रॉपर रिजर्वेशन हो सीट्स का, पर इलेक्टोरेट कैसा ही हो? जॉइंट ही हो, सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो। मोतीलाल नेहरू उनकी पूरी कमेटी सेकेंड रिकमेंडेशन ये दे रही है कि हम जॉइंट इलेक्टोरेट के थ्रू ही काम करेंगे। ये काम हम करेंगे कि माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन दे दें, सीट्स रिजर्व कर दें, पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ नेहरू जी का जोर था कि इलेक्टोरेट जॉइंट ही रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा सीट्स का माइनॉरिटीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये रिपोर्ट इस बात पे भी जोर दे रही थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट, सर्च, सीजर, ये दिए जाएंगे लोगों को। ये जो रिपोर्ट थी उसका ग्रेट एम्फेसिस था फंडामेंटल राइट्स पर, जैसे राइट टू वोट लोगों को दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दिया जाएगा, आर्बिट्री, हर किसी का कि कभी भी अरेस्ट नहीं हो सकता, सर्च, आप किसी के घर को कैसे भी नहीं कर सकते, किसी की प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को देंगे। ये नेहरू की रिपोर्ट कहती थी। देन नेहरू जी की रिपोर्ट का ये बिल्कुल मानना था कि अगर अब किसी प्रोविंस का डिवीज़न होगा, कोई नया प्रोविंस बनेगा, अगर किसी प्रोविंस का रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही होगा, भाषा के आधार पर ही होगा। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट बने बेटा, ठीक है। और भी वो छोटे छोटे एरियाज थे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, एक मराठी स्पीकर्स के लिए, गुजराती स्पीकर्स के लिए। तो ऐसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई फर्दर रीऑर्गेनाइजेशन होगा प्रोविंसेस का तो वो किस बेसिस पर ही होगा? लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब भाषा के आधार पर ही होगा। जो नेहरू की रिपोर्ट थी वो 10 अगस्त 1928 1928 10 अगस्त को ये रिपोर्ट सबमिट हो गई। महात्मा गांधी ने कंसीडर किया इस रिपोर्ट को एज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट्स ऑफ द ईयर, ठीक है। इस ईयर में जो भी अचीवमेंट्स हुए उसमें से एक बिग अचीवमेंट था ये रिपोर्ट, जिसमें माइनॉरिटीज़ की बात भी की,
ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात की ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने की बात की। फिर यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं हुई, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात हुई, फंडामेंटल राइट्स की बात हुई। एक और फर्स्ट पॉइंट मैं स्किप कर रही हूँ, फेडरल सेटअप की बात हुई कि फेडरलिज्म होगा। पर जो यंगर जनरेशन थी कांग्रेस की, जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे। ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस के अंतर्गत क्या होना चाहिए उसकी बात की, पर सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सुभाष बोस लिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जो मोतीलाल नेहरू के बेटे ही हैं, ये लोग चाहते हैं कि भाई अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हम वन बाय वन वो सारे रीजंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से, जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से क्या होगा बेटा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। मतलब हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, उन रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे, उन स्थितियों को, उन सर्कमस्टांसेस को पढ़ेंगे जिनकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ हमें ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना था, पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें अनजस्ट लॉस को भी ब्रेक करना था। ठीक है। अगर हमें ब्रिटिश का कोई लॉ अनजस्ट लगता है तो उसे तोड़ने की भी आज़ादी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। पहला, रिएक्शन अगेंस्ट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में रिएक्शन। फिर वो गुस्सा जो किस बात से जन्मा, लाला लाजपत राय की डेथ से। 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में, सारे ब्रिटिशर्स थे। कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उसने क्या कहा कि वाइसरॉय जो है ना, वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए। तो ये तो गलत बात है ना भाई, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर हमने देखा कि लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा पूरी कंट्री में आ जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज ओड मच ऑफ द इमोशनल ट्रबल। और अब हर व्यक्ति के दिमाग में है हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। सेकेंड पॉइंट को अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, नेहरू रिपोर्ट। बेटा जो मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें यह था कि अब इंडिया को जल्दी से जल्दी क्या मिल जाना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है। नेहरूज रिपोर्ट हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडियाज इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, इंडिया का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है कि उसे डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। ठीक है। डोमिनियन का मतलब क्या होगा, एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री होगी जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट होगी। इंटरनल पॉलिसीज़ हमारी होगी, एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स देखेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस मिलने का मतलब ये है कि हम इंटरनली अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाएंगे, अपनी कंट्री को खुद गवर्न करेंगे और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे। तो जो कांग्रेस का कोलकाता सेशन होता है 1928 में, उसमें कहा जाता है कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैंपेन को वापस से लॉन्च कर देंगे। ठीक है। जिसमें हम टैक्स की भी पेमेंट के लिए लोगों को मना करेंगे, टैक्स को भी पे नहीं करेंगे अगर नेहरू की रिपोर्ट 31 दिसंबर 1929 तक एक्सेप्ट नहीं होती है तो। फिर से ध्यान से सुनो, कांग्रेस का कोलकाता सेशन होता है 1928 में, जहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की जाती है कि हम लॉन्च करेंगे कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें हम टैक्स भी पे करना बंद कर देंगे। कब तक, जब तक नेहरू की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हो जाती। और एक डेडलाइन डेट क्या दे दी, 31 दिसंबर 1929। तो डेडलाइन डेट क्या दी है, 31 दिसंबर 1929। और क्या कहा था कि इस डेट तक अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, जिसमें कि टैक्सेस की पेमेंट के लिए भी हम लोगों को मना कर देंगे। बेटा अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि जो वाइसरॉय थे उनका जो डिक्लेरेशन था कब आता है, अक्टूबर 1929 को आता है। जैसे कि हम उनको फाइनल अल्टीमेटम दे चुके थे कि अगर आपने 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे और टैक्स भी पे करना बंद कर देंगे, ऐसा बोलते हैं ना, हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा। तो 31 अक्टूबर 1929 को जो इरविन थे, उस टाइम में वाइसरॉय कौन थे, इरविन थे, वो एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हमें भी पता है भैया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की एक नेचुरल डिमांड है, वो डिमांड है डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, नेशनल
एक नेचुरल इशू है कि डोमिनियन स्टेटस मिल जाए इंडिया को, पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस मूड में ही नहीं है, इस स्थिति में ही नहीं है कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे दे। अब यहाँ पर इरविन अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख रहे हैं कि भाई मैं मानता हूँ कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस का एक नेचुरल इशू है कि क्या दे दिया जाए इंडिया को डोमिनियन स्टेटस, पर इस बात को भी मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि अभी अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट इस मूड में ही नहीं है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। अब ध्यान रखो, हमने तो अल्टीमेटम दिया था कि पूरा होना चाहिए, नहीं होता है तो गांधी जी और जो दूसरे लीडर होते हैं वायसरॉय से मिलने भी जाते हैं 23 दिसंबर 1929 को। क्यों मिलने जाते हैं, क्या कहते हैं, देखो भैया आज 23 दिसंबर हो ही गया है, जल्दी से 31 दिसंबर आ ही जाएगा, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, ठीक है, हम टैक्स पे करना बंद कर देंगे, इसके पहले कुछ करो। पर कुछ होता नहीं है, डिक्लेरेशन दे देते हैं 31 अक्टूबर 1929 को इरविन कि भाई अभी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लाहौर के सेशन को। लाहौर का सेशन होता है और यहाँ पर डिमांड की जाती है पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं वो चाहते थे कि भाई हमें प्रॉपर एश्योरेंस मिल जाए कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, ठीक है, पर कोई डेफिनेट एश्योरेंस देते ही नहीं है वायसरॉय। वायसरॉय से गांधी जी और दूसरे लीडर 23 तारीख को मिलने गए, कहा भी कि चुनौती दे रहे हैं 31 तक ये सब कंप्लीट कर लो, पर वायसरॉय के कान पे जू तक नहीं रेंगती, वो कहता नहीं अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी नहीं है। तो कांग्रेस के जो लीडर थे अब उन्हें ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये कुछ करने वरने वाले हैं नहीं, ये हमें एक प्रॉपर एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हमें क्या देना चाहिए था, एक डेफिनेट एश्योरेंस देना चाहिए था, पर इसके बावजूद इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी एश्योरेंस, एनी डेफिनेट एश्योरेंस, जो वायसरॉय थे वो अनाउंस करते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सारी के सारी पार्टीज पार्ट लेंगी, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी, लंदन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होता क्या बेटा, एक राउंड टेबल होता है जिसमें सब एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे होते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली थी, लंदन में। तो इरविन सारी पार्टीज़ को बोलते हैं कि चलो आप लोग लंदन चलो, हम लंदन में डिस्कस करेंगे अब जो आगे की बातें होंगी। तो हमें इस बात का डेफिनेट एश्योरेंस नहीं देते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, फालतू की बातें करते हैं, क्या कहते हैं चलो लंदन चलो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लो। पर ये जो अनाउंसमेंट था कांग्रेस की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरा। लाहौर सेशन होता है जिसको प्रेसाइड कर रहे होते हैं नेहरू जी, थोड़े गर्म खून वाले व्यक्ति, उस टाइम बहुत यंग थे। दिसंबर 1929 को लाहौर में सेशन होता है जिसको प्रेसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस एक रिजोल्यूशन पास कर देती है कि हम बाइकआउट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, ये हमें डोमिनियन स्टेटस दे दें और कहें कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलो तो हम चलेंगे, पर ये हमें कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं कि कब तक हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे, और कह रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलो, तो हम तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम बाइकआउट करते हैं। और यहाँ पर नेहरू जी डिक्लेयर कर देते हैं पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी, है ना, कि भाई हमारा तो एक ही गोल है कि हमें अब पूरी आज़ादी मिल जाए, पूर्ण स्वराज मिल जाए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाए। और इसी गोल को पूरा करने के लिए वो स्टेप्स लेते हैं, किसको लॉन्च करने के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। वो कह देते हैं देखो अंग्रेज़ों ने हमारी बात नहीं मानी, इरविन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारी बातों का, तो अब हम भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब अब हम ब्रिटिश रूल्स को भी तोड़ेंगे, ब्रिटिश लॉज को भी फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं नेहरू जी, he declared पूर्ण स्वराज, complete independence as its goal and took steps to launch a program of civil disobedience. पूर्ण स्वराज डे was celebrated all over India on 26 जनवरी 1930। और पूर्ण स्वराज डे कब सेलिब्रेट किया गया, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे, गांधीज 11 डिमांड्स। बेटा 30 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी 11 डिमांड लिखते हैं, और गांधी जी 11 डिमांड्स को इस तरीके से लिखते हैं बेटा कि फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉमन पीपल, रिच पीपल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हाई कास्ट, हर व्यक्ति जब वो 11 डिमांड्स देखता है तो उसको लगता है कि गांधी जी कहीं ना कहीं मेरी ही बात कर रहे हैं थ्रू दिस डिमांड्स, ठीक है। सो महात्मा गांधी 30 जनवरी 1930 को 11 डिमांड्स लिखते हैं टू करेक्ट द रॉन्ग्स डन
टू द इंडियंस। उन 11 डिमांड्स में जो भी कुछ इंडियंस के साथ बुरा हुआ है उस सबको करेक्ट करने की बात करते हैं। कुछ जो डिमांड्स होती हैं वो ये होती हैं: टोटल प्रोहिबिशन, द रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक के ऊपर से कर हटा लिया जाए, मतलब नमक के ऊपर जो टैक्स लगता है वो ना लगाया जाए। लैंड रेवेन्यू, जो लगान लगाई जाती थी, आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी शायद आमिर खान की, नहीं देखी होगी तो भी टैक्स लगाया जाता था एग्रीकल्चर इनकम पे, उसको कम किया जाए। गांधी जी एश्योर्ड वाइसरॉय दैट ही वुड विदड्रॉ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और गांधी जी एश्योर कराते हैं वाइसरॉय को कि भाई ये 11 डिमांड अगर तुम पूरी कर दोगे ना तो मैं विड्रॉ कर लूँगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। पर कब विड्रॉ करूँगा? जब गवर्नमेंट इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगी। गांधी जी की डिमांड वाइसरॉय को थोड़ी अनरियलिस्टिक सी लगी। सॉल्ट के ऊपर टैक्स ना लें, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स ना लें, लगान ना लगाएं, कर ना लगाएं, तो हम इनकम कहाँ से लाएं? तो वाइसरॉय बोलते नहीं नहीं भैया, हम तो ये डिमांड को पूरा नहीं करेंगे। तो अब हम देखेंगे बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में। ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा है।